स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार है। 2. अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियम 1937 के तहत नियंत्रित किया जाता था। 3. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रमुख नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियम 1937 के साथ साथ भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत नियंत्रित किया जाता था, अतः कथन 2 सही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA प्रमुख नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है। यह सुरक्षा मुद्दों से निपटने, हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन, नागरिक हवाई नियमों और विनियमों को लागू करने तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया बल यानी CERT इन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय केंद्रक अभिकरण है तथा गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 2. इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया बल यानी CERT इन यह एक केंद्रक अभिकरण है जिसका कार्य हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना है। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। केंद्र ने CERT इन को पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट देने के लिए RTI अधिनियम की धारा 24(2) के तहत दी गई अपनी शक्तियों का उपयोग किया, अतः कथन 2 सही है। गौरतलब है कि RTI अधिनियम 2005 की धारा 24(2) केंद्र सरकार को सरकार द्वारा स्थापित आसूचना अथवा सुरक्षा संगठनों को शामिल कर अथवा हटाकर अनुसूची में परिवर्तन करने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न है, MPEMBA प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. MPEMBA प्रभाव ने विज्ञान को अपने निष्कर्षों में योगदान दिया कि समान परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है। 2. इसके प्रभाव के संभावित कारणों में सूक्ष्म बुलबुले का निर्माण और वाष्पीकरण की भूमिका शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। MPEMBA प्रभाव ने अपने आश्चर्यजनक अवलोकन से वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ा दी है कि गर्म पानी समान परिस्थितियां होने पर ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है, अतः कथन 1 सही है। शोधकर्ताओं ने घटना के कारणों को निर्धारित करने के लिए कई प्रयोग किए हैं, लेकिन आम सहमति के निष्कर्ष की अभी भी कमी है। संभावित कारणों में सूक्ष्म बुलबुले, वाष्पीकरण, ठंडे पानी में पाले की उपस्थिति और उबलने से उत्पन्न यौगिकों का प्रभाव शामिल है, अतः कथन 2 सही है। उबालकर गर्म किए गए पानी में सूक्ष्म बुलबुले रह जाते हैं। ये संवहन को बढ़ावा देते हैं और पानी ठंडा होने पर तेजी से गर्मी को स्थानांतरित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय मछुआरों के लिए समुद्र में आपातकालीन संदेश भेजने के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित्र यानी DAGSG संयुक्त रूप से DRDO और IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। 2. DATSG एक UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है जो नेविगेशन के लिए नाविक यानी भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन रिसीवर मॉड्यूल का उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित्र विकसित किया है, जो समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने की नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए एक स्वदेशी तकनीकी समाधान है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसरो द्वारा DATSG का विकास किया गया है, जो कि नाविक यानी भारतीय नक्षत्र में नौवहन रिसीवर मॉड्यूल पर आधारित एक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यानी UHF प्रेषित्र या ट्रांसमीटर है, अतः कथन 2 सही है। यह नाविक रिसीवर मॉड्यूल स्थिति निर्धारण के साथ साथ प्रसारण संदेश पुष्टि का समर्थन करता है, जिसे नाविक मैसेजिंग सेवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. युगांडा अल्प विकसित देशों यानी LDC के लिए भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता यानी DFTP योजना का लाभार्थी है। 2. भारत और युगांडा के बीच वर्ष 2004 से दोहरा कराधान बचाव समझौता मौजूद है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। युगांडा अल्प विकसित देशों के लिए भारत की शुल्क मुक्त प्रशुल्क वरीयता योजना का लाभार्थी रहा है, अतः कथन 1 सही है। युगांडा को भारतीय निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में भेषजीय उत्पाद, वाहन, प्लास्टिक, कागज व पेपर बोर्ड, कार्बनिक रसायन इत्यादि शामिल हैं। युगांडा से भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सब्जियां तथा कुछ जड़ें व कंद, कॉफी, चाय एवं मसाले और कोको व कोको उत्पादन हेतु विधि शामिल है। भारत तथा युगांडा के बीच दोहरा कराधान परिहार समझौता वर्ष 2004 से प्रभावी है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उदय लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के अंत में दक्षिणी भारत में हुआ। 2. नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसमें गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। 3. एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ भी शामिल होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास उत्तरी भारत में गुप्त काल के अंत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदय हुआ, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसकी तुलना द्रविड़ शैली से की जाती है, जिसकी उत्पत्ति भी उसी समय दक्षिणी भारत में हुई थी। नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसमें गर्भगृह, देवता की प्रतिमा का विश्राम स्थल मौजूद होता है, जो मंदिर का सबसे पवित्रतम स्थल होता है, अतः कथन 2 सही है। एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ तथा उसके समान दूरी पर एक अथवा अधिक मंडप या हॉल भी शामिल होते हैं। साथ ही इसकी दीवारों पर विस्तृत भित्ति चित्र तथा नक्काशी इसकी विशेषता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भीष्म क्यूब अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। 2. यह प्रभावी समन्वय और वास्तविक समय की निगरानी तथा कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवन रक्षक के रूप में उभर कर आया, अतः कथन 1 सही है। आरोग्य मैत्री परियोजना में भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के प्रभाव का सामना करने वाले किसी भी विकासशील देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों की आपूर्ति करना शामिल है। भीष्म क्यूब को त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों तक के उपचार के लिए तैयार किया गया है। यह एड क्यूब आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता वृद्धि करने हेतु निर्मित
कई नवोन्मेषी उपकरणों से युक्त है। यह क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी करता है। साथ ही कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है। अतः कथन 2 सही है। भीष्म क्यूब की सफलता आपात स्थिति के दौरान तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मोबाइल अस्पताल इकाइयों के महत्व को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गहरे समुद्र में ज्ञात सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। 2. उथले जल में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट पर स्थित सबसे बड़े ज्ञात गहरे समुद्र की मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह चट्टान लगभग 500 किलोमीटर लंबी है, जो फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 110 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। रीफ का क्षेत्रफल येलोस्टोन नेशनल पार्क से लगभग 3 गुना बड़ा है। हाल ही में पाई गई मूंगा चट्टान के विपरीत, जो गहरे जल में सबसे बड़ी है, ग्रेट बैरियर रीफ उथले जल में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. NMP में केंद्र सरकार की मुख्य आस्तियों को पट्टे पर देने के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना की गई है। 2. इस पाइपलाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP के तहत वित्त वर्ष 2015 तक 6 वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए के निवेश का समर्थन करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP 4 वर्ष की अवधि यानी वित्त वर्ष 2022 से 25 में सड़कों, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की मुख्य आस्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना करता है। अतः कथन 1 सही है। NMP के माध्यम से मुद्रीकरण में गैर प्रमुख आस्तियों के विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण को छोड़कर केवल मुख्य आस्तियां शामिल हैं। वर्तमान में अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में केवल केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और CPSE की आस्ति को शामिल किया गया है। इस पाइपलाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2015 तक 6 वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए के निवेश का समर्थन करना है। अतः कथन 2 सही है। NMP के लिए समय सीमा को रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत शेष अवधि में समाप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, होमी जहांगीर भाभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1960 के दशक में उनके द्वारा तैयार किया गया था। 2. उन्होंने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे की स्थापना और निर्देशन किया। 3. भाभा एडम्स पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। होमी जहांगीर भाभा एक अग्रणी भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा तैयार किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। उन्होंने 2 संस्थानों की स्थापना और निर्देशन किया जो भारत को परमाणु युग में लाएंगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR तथा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे। बाद में उनके सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC का नाम बदल दिया गया। अतः कथन 2 सही है। भाभा वर्ष 1942 में एडम्स पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। भाभा को उनके प्राथमिक कणों और उनकी अंतःक्रियाओं के सिद्धांत के लिए पुरस्कार मिला। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। डायोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
डायोड का प्राथमिक उद्देश्य पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करके धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करना है। 2. अर्धचालक के धनात्मक पक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जबकि ऋणात्मक पक्ष में होल की अधिकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।